औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ मोहम्मद अनीसुर्रहमान और आपसे गाइडेंस टीवी की जानिब से मुखातिब हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत को ईरान से देश निकाला मिल चुका है और ख़ित्ते में चीन की जानिब से बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अब पाकिस्तान के बाद चीन ईरान में $40 बिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी कर रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ख़ित्ता जो है ये एक नई ग्रेड गेम की जद में आ चुका है। यकीनी बात है कि अमेरिका, बरतानिया और इनके मगरबी सहूनी दज्जाली इत्तेहादी हैं, इस मामले पे खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रेड गेम का एक हिस्सा जिसे हम तारीख़ में बरतानिया रूस की ग्रेड गेम कहते हैं, वो हम 100 साल तक देख चुके हैं और उसके नताइज भी हमारे सामने हैं। इस सिलसिले में ये ग्रेड गेम किस किस्म की होगी जो चाइना की न्यू ग्रेड गेम कहला रही है, इसको समझने के लिए हमें इससे पहले तारीख़ की ग्रेड गेम का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि वो किन मराहिल से, किस किस जगह से और किन मकासद के साथ लड़ी गई थी। ग्रेड गेम की इब्तिदा 18वीं सदी के निस्फ़ सानी में हो चुकी थी, जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ बर्रे सग़ीर पर काबिज़ हो चुका था। यकीनी बात ही उस वक्त मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की जानिब से जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी वो नाकाम हो गई थी। ये वो दौर था जब ज़ारे रूस की फ़ौजें एक तरफ कुफ़काद और दूसरी तरफ वस्ती एशिया की मुस्लिम रियासतों पर हमला आवर थीं और यहाँ की मादनी और तेल और गैस की दौलत पे दोनों इस्तेमारी क़ुव्वतें पंजा आजमाई कर रही थीं। ज़ारे रूस की फ़ौजें दरियाए आमों के उस पार रुक गई थीं क्योंकि इसके बाद अफ़गानिस्तान था। दूसरी तरफ यही सूरत हाल बरतानिया की थी। वो हिलमंद और कंधार से आगे नहीं जा सकता था क्योंकि अफ़गानों ने उन्हें मुतादिद बार इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया था। तारीख़ में 4 एंग्लो अफ़गान जंगों का ज़िक्र हमें मिलता है और ये चारों जंगें बरतानिया ने हार दी थीं। यूँ अफ़गानिस्तान दोनों इस्तेमारी क़ुव्वतों के दरमियान एक बफर स्टेट की शक्ल इख्तियार कर गया था। बरतानिया भी किसी हद तक चाहता था कि अगर ये बफर स्टेट बन सकता है तो इसको बना लिया जाए ताकि ईरान की जानिब जो है रूस की पेशकदमी रोकी जा सके। 1917 में पहली आलमी जंग के साथ ही रूस में ज़ारे शाही का ख़ात्मा हो जाता है और वहाँ बाल्शविक इनकलाब के बाद कम्युनिज़म पंजे गाड़ लेता है। रूस और मगरिब की पुरानी कशमकश ख़त्म नहीं होती। अलबत्ता इस ग्रेड गेम का तीसरा बड़ा फरीक यानी खिलाफत उस्मानिया भी उसके वजूद को भी ख़त्म कर दिया जाता है और इसके इलाक़ों की बंदरबाट साइकस-पेको मुआहदे के तहत बरतानिया फ़राज के दरमियान कर दी जाती है। मशरिक़ वस्ता का मौजूदा जोग्राफिया इसी मुआहदे का शाखसाना है। 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे पर यह ग्रेड गेम नए फरीक यानी अमेरिका की शमूलियत के बाद सर्द जंग में तब्दील हो जाती है और अगली निस्फ़ सदी तक दुनिया को इस सर्द जंग के बुखार में मुब्तला कर दिया जाता है। ग्रेड गेम के दौर में बरतानिया की ख्वाहिश थी कि ज़ारे रूस की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में दाखिल हों, लेकिन ज़ारे रूस अफ़गानिस्तान पर फ़ौज कशी के अंजाम से वाकिफ़ था, इसलिए इस गलती से इज्तनाब किया। आखिरकार अमेरिका और बरतानिया की कोशिशों से सोवियत यूनियन ने इस गलती का इर्तिकाब 100 बरस बाद यानी 1979 में किया और ठीक 12 बरस बाद 1990 में तहलील होकर तारीख़ का हिस्सा बन गया। वस्ती एशिया की आज़ाद होने वाली रियासतों के वसाइल तसर्रुफ़ में लेने के लिए उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जेम्स बेकर ने ख़ित्ते के तवील दौरे किए, तो दूसरी जानिब सोवियत यूनियन की शक्ल में रास्ता साफ़ होने के बाद अमेरिका और मगरिब की आलमी दज्जाली सहूनियत ने मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के मुसलमान ख़ित्ते के वसाइल हड़प करने के लिए इस्लामी बुनियाद परस्ती और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों पर जंग मुसल्लत कर दी। 90 की दिहाई में शुरू की गई ये दज्जाली मुहिम उस वक्त अपने क्लाइमैक्स को पहुंच गई जब 9/11 का ड्रामा किया गया
अब एक तरफ से अमेरिका और इसके दज्जाली अस्करी इत्तेहाद नाटो को मुस्लिम खित्ते में मनमानी करने का गोया के लाइसेंस मिल गया। बात की सूरत हाल तारीख का हिस्सा है। 1990 में सोवियत यूनियन की तहलील के बाद रूस में मशरकी आर्थोडॉक्स ईसाइयत का अयादा होता है और सियासी और मुआशी सतह पर खोखली बुनियादों को दोबारा मजबूत बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। 20 बरस का वो दौरानिया जिसमें अमेरिका और इसका दज्जाली सहूनी इत्तेहाद अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता में फंसा रहा, रूस और चीन के लिए सुनहरा दौर शुमार होता है। यही इन दोनों मुल्कों की मुआशी तरक्की का दौरानिया है, जबकि अमेरिका और इसके इत्तेहादी यूरोप को लेने के देने पड़ गए। अमेरिका, यूरोप और इसराइल चीन की बढ़ती हुई मुआशी और अस्करी कुव्वत के सामने भारत के नाम पर खित्ते में मोर्चा लगाते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी भारत को खुलकर खेल खेलने का मौका दिया, खूब सरमायाकारी करवाई। इसके साथ साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफगानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए भारत को मुकम्मल छुट्टी दी गई। पाकिस्तान में भारत की जानिब से खुलकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गईं। बलूचिस्तान और KPK के सूबे में तबाही फैलाने की कोशिशें की गईं। कराची का अमन बर्बाद किया गया। लेकिन ये तमाम सब कुछ उस वक्त उल्टा हो गया जब चीन ने ईरान के रास्ते ये सारा खेल खामोशी से उलट दिया। चाबहार की बंदरगाह और अफगानिस्तान में बनाई जाने वाली तवील सड़क पर अब तालिबान बैठे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ईरान में भारी सरमायाकारी का जो तुरप का पत्ता चीन ने फेंका है, ये उसका कोई अचानक फ़ैसला नहीं है। हम देखते हैं कि इससे पहले वो लद्दाख में आता है और वहाँ पर जो भारत की दुर्गत बनाई जाती है, भारतीय फ़ौज की जो दुर्गत बनाई जाती है, तो ये कह देना कि ये चीन की जानिब से कोई अचानक फ़ैसला था, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इतने बड़े फ़ैसले अचानक नहीं किए जाते, ना बड़ी कुव्वतें जो हैं वो इन फ़ैसलों को अचानक करती हैं, बल्कि ये उनके उन मंसूबों का, तवील मंसूबों का हिस्सा होता है जो वो पहले से सोच समझ के उन्होंने ये चीज़ रखी होती है। चीन को मालूम था कि आने वाले वक्त में उसने सरमायाकारी का ईरान में सरमायाकारी का एक ऐसा पत्ता फेंकना है जिसे भारत का पत्ता वहाँ से कट जाना है, और ऐसा ही हम देखते हैं कि यही कुछ हुआ। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को भी CPEC मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करके गवादर को जल्द से जल्द फंक्शनल बनाना होगा। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के इदारों को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो चारों तरफ से पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत गोल्डन एज पे बैठा हुआ है अगर बहुत अच्छी पॉलिसी इख्तियार कर ली जाए, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बल्कि पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली के लिए ये एक बहुत बड़ा संग मील साबित होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि साउथ चाइना समंदर में भारत नेवी तैनात करने की अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर चुका है। भारतीय नेवी तैनात हो गई तो ये समंदर दुनिया का ख़तरनाक तरीन ख़ित्ता बन जाएगा, क्योंकि यहाँ अमेरिका, चीन, वियतनाम, फ़िलिपाइन, ताइवान, ब्रुनाई और मलेशिया की नेवी भी तैनात है। अमेरिका को छोड़कर बाकी तमाम मुल्क 35 लाख मुरब्बा मीटर तक फैले इस समंदर के लातादाद जजीरों पर अपनी अपनी मिल्कियत का दावा रखते हैं और मुस्तकिल गश्त करते रहते हैं, जबकि अमरीकी बहरी बेड़ा अपनी तजारत की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद है। दारुल हुकूमत दिल्ली के सिफारती ज़राए ने बताया कि चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को भी तजवीज़ दी थी कि वो साउथ चाइना सी में अपनी नेवी तैनात करें, ताकि तीनों मिलकर चीन की बहरी नाकाबंदी कर सकें। ज़राए का कहना है कि भारत चीन हालिया तनाज़े के बाद भारतीय हुकूमत ने साउथ चाइना सी में जंगी बहरी जहाज़ भेजने की मंजूरी दे दी है। अगरचे ये फ़ैसला खुफिया रखा जा रहा है, ताहम कहा यह भी जा रहा है कि कोरोना वबा के मदहम होते ही भारतीय बहरिया के जहाज़ साउथ चाइना
समंदर की तरफ रवाना हो जाएंगे, जहां अमेरिका और चीन के अलावा दीगर 5 मुल्कों की बहरी अफवाज ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ़ जज़ायर पर फ़ौजी अड्डे भी बना रखे हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि अमेरिका और चीन में अगरचे 10,000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन कभी तसादुम हुआ तो मैदान जंग साउथ चाइना सी बनेगा। ये भी कहा जाता है कि ये समंदर चीन का बैकयार्ड कहलाता है, जो बहरुल काहिल से जुड़ा हुआ है। चीन के जनूब में वाक़ इस समंदर पर चीन की 5 में से 3 अहम बंदरगाहें वाक़ है, जबकि दुनिया भर की तिजारत का 30% हिस्सा इसी समंदर से गुज़रता है और चीन की ज़रूरत का 80% तेल यहाँ से गुज़रकर चीन पहुँचता है। इसके अलावा अमेरिका की 83 अरब डॉलर की तिजारत इसी समंदरी रास्ते से होती है। ज़रिए के बकौल यहाँ दुनिया भर की मछलियाँ और समुद्री हयात का 10% हिस्सा पाया जाता है। इसी वजह से चीन, वियतनाम और फिलिपाइन दुनिया के 10 बड़े माहीगीर मुल्कों में शामिल हैं। ये भी कहा गया है कि कुछ अरसे कबल यहाँ से तेल और गैस के ज़खायर भी दरियाफ्त हो चुके हैं, जो 10 बरस तक कारामद रह सकते हैं। इस समंदर में दर्जनों जज़ायर वाक़ हैं, जिन पर कब्ज़े के लिए 6 मुल्कों में खींचातानी हो रही है। दूसरी जंग अज़ीम में जापान की शिकस्त के बाद ये जज़ायर चीन की मिल्कियत में आ गए थे। 1946 में कौम परस्त चीनी हुकूमत ने जो समुद्री नक्शा जारी किया था, इसमें साउथ चाइना सी का 80% हिस्सा चीन की मिल्कियत दिखाया गया था। इस नक्शे में चीनी समंदरी हदूद साहिल से 1800 किलोमीटर दूर तक थी। बाद में चीन की कौम परस्त हुकूमत का तख्ता उलट कर जो कम्युनिस्ट हुकूमत इक़्तिदार में आई, इसके जारी करदा नक्शे में भी ये समंदर चीनी हदूद में शामिल दिखाया गया था। इस वक्त तक चीन ने चंद बड़े जज़ायर पर कब्ज़ा करके बाकी खाली छोड़ रखे थे। ताहम 1979 में यूएनओ की एक टीम ने समंदर का सर्वे करके तेल और गैस के ज़खायर का इंकशाफ किया तो दीगर ममालिक में भी दौड़ें लग गईं और जज़ीरों पर कब्ज़े की जंग शुरू हो गई। ये जज़ायर 3 ग्रुप में तकसीम है। पहला ग्रुप वो है जहाँ से 1974 में चीन ने वियतनाम को निकालकर अपना कब्ज़ा जमाया था। ये जज़ायर तकरीबन सारे चीन के पास हैं। दूसरा ग्रुप वो है जिसके जज़ायर ज़्यादातर फिलिपाइन के करीब हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत पे चीन का कब्ज़ा है। ताहम फिलिपाइन से दोस्ताना ताल्लुकात के बाइस दोनों मुल्कों की नेवी यहाँ मुश्तरका मशक़ें करती रहती है। तीसरा ग्रुप उन जज़ायर का है जिनमें ज़्यादातर वियतनाम का कब्ज़ा है। इसी ग्रुप की मिल्कियत पे ज़्यादा झगड़े होते हैं। इस मजमुआ जज़ायर के 2 जज़ीरे ऐसे भी हैं जिन पर बेक वक्त 5 मुल्कों का दावा है। अक़वाम मुत्तहिदा के समुद्री कानून के तहत किसी भी मुल्क की समुद्री हदूद 200 नॉटिकल मील तक है, जिसमें वो माहीगीरी और तेल दरियाफ्त करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन असल बात ताकत की है और इस समंदर पर ताकत के ज़रिए चीन हुक्मरानी करता है। वाज़ेह रहे कि चीन की बैरिया साइज़ के एतबार से अमरीकी बैरिया से बड़ी है। चीन के पास 714 जंगी जहाज़ हैं, जबकि अमेरिका के पास 415 जंगी बहरी जहाज़ हैं। चीन ने एक काम और ये किया है कि 3000 एकड़ का मजमूई रकबा रखने वाले 7 जज़ायर पर मज़ीद हज़ारों टन मिट्टी और पत्थर डालकर इनका साइज़ बड़ा कर दिया है और वहाँ जंगी अड्डे और दीगर फ़ौजी तनसीबात बना ली हैं। सबसे ज़्यादा झगड़े का सबब बनने वाला वियतनाम के करीब वाक़ जज़ीरे का मजमुआ पार्सल आइलैंड कहलाता है और चीन यहाँ हर कीमत पर अपना गलबा रखना चाहता है, जबकि वियतनाम भी उन्हें अपना करार देता है, क्योंकि ये जज़ायर वियतनाम के साहिल से आगे पहले जंगी दिफाई लाइन बनाते हैं। वियतनाम जोग्राफियाई एतबार से एक लंबी पट्टी जैसा मुल्क है जिसे अपने दिफा के लिए पार्सल आइलैंड की शदीद ज़रूरत है, जबकि चीन वियतनाम के एक समुद्री सिरे के सामने वाक़ पार्सल आइलैंड और दूसरे सिरे से आगे समंदर में वाक़ होनान जज़ीरे पर फ़ौज ले आए तो वियतनाम के लिए दिफा मुश्किल हो जाएगा। जज़ायर का दूसरा ग्रुप स्कारब्रो आइलैंड कहलाता है। यहाँ चीन को मुश्किल नहीं, क्योंकि फिलिपाइन के करीब वाक़ इन जज़ायर पर दोनों मुल्क मिलकर गश्त लगाते हैं। कब्ज़ों की इस जंग में अमरीकी बहरी बेड़ा भी शामिल हो गया है। वो इन तमाम कब्ज़ों को गैर कानूनी समझता है और यही कब्ज़े छुड़ाने के लिए इसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक मुत्तहदा बहरी फ़ौज तश्कील दी है, जिसमें शिरकत पर भारत आमादा हो गया है।
इस फैसले से भारत चीन ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी आएगी। बहुत से ज़राए का कहना है कि इसी बहरी नाकाबंदी को तोड़ने के लिए चीन ने वन बेल्ट वन रोड मंसूबा शुरू किया था, ताकि इसकी तिजारती सरगर्मियाँ मुतासिर ना हों और उन्हें साउथ चाइना सी के समुद्री रास्ते के अलावा भी मुतबादल और सस्ता रूट मिल सके जो गवादर तक जाता है। जबकि अमेरिका की ख्वाहिश है कि साउथ चाइना सी से गुजरती चीन की लाइफ लाइन पर अपने इत्तेहादियों समेत बैठ जाए, ताकि जब चाहे चीन की गर्दन मरोड़ सके। ज़राए का ये भी कहना है कि अमेरिकी ख्वाहिश पर भारत ने लद्दाख में आगे बढ़कर सी पैक के लिए ख़तरा बनने की कोशिश की थी, जो वहाँ से बहुत करीब पड़ता था, लेकिन चीन ने ये हरकत नाकाम बना दी। लद्दाख में होने वाली हालिया चीनी कार्रवाई वन बेल्ट वन रोड के ज़ैली मंसूबे सी पैक को बचाने के लिए की गई थी, क्योंकि भारत ने नो मैंस लैंड में अपने फ़ौजी तैनात करके सी पैक के लिए ख़तरा पैदा कर दिया था, जिसके जवाब में चीन ने भारतीय फ़ौजियों को इलाके से निकाल दिया और मज़ीद आगे बढ़कर पूरी गलवान वादी अपने कब्ज़े में ले ली। तो नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगला नए मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।